गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 15। ठीक है, चैप्टर 15 में ये पार्ट 2 है एसएसटी का, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के पास समय से आगे चलने वाले अनेक नए विचार थे जिन्हें लागू करने का उसने प्रयास भी किया, किंतु वह अपने इन विचारों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पाया, जिस कारण उनके विचार बुरी तरह असफल हुए। देखिए, हम तुगलक वंश के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था। और अब हमारा इनका जो पहला मेन शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके बारे में हम पढ़े हैं। बताया जा रहा है कि इनके जो मतलब कि इनके जो विचार थे वो ठीक प्रकार से क्या नहीं हो पाए, क्रियान्वित, जिस वजह से इनके जो इनके विचार बुरी तरह असफल रहे, मतलब कि ये सफल नहीं हो पाए। मोहम्मद बिन तुगलक सभी दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और विशाल सेना के लिए उसे अत्यधिक राजस्व की आवश्यकता थी। इस कारण उसने दोआब, गंगा व यमुना के मध्य के क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि पर कर बढ़ा दिए। हालांकि यह निर्णय गलत समय पर लिया गया था, क्योंकि उस समय वह क्षेत्र भुखमरी का सामना कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोगों ने अपनी भूमि का त्याग करके विद्रोह कर दिया। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपने आदेश वापस लेने पड़े। देखिए, जो भी बाहर के लोग थे जो भारत पे सिर्फ राज्य करना चाहते थे, वो भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ के लोगों की दशा को समझना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते थे और उस वजह से वो नए नए कर वसूली के लिए नए नए नियम लागू करते थे। तो जिस कारण उन्हें काफ़ी बार फायदा होता था और काफ़ी बार उन्हें वो अपने जो वो नियम लागू करते थे उन्हें वापस लेना पड़ता था। उसके द्वारा उठाया ऐसा ही कदम दूसरा कदम राजधानी का स्थानांतर था। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि देवगिरी से दक्कन पर नियंत्रण रखना आसान हो रहेगा, अतः उसने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया और दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के सभी लोगों को नई राजधानी में स्थानांतरण के आदेश दिए। लोगों को स्थानांतरण में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि वे उत्तरी सीमा क्षेत्रों पर नजर रखना कठिन है, इसलिए उसे वापस राजधानी दिल्ली को स्थापित करने के आदेश दिए। राजधानी के पुनः स्थानांतरण के आदेश ने तो सुल्तान की अक्षमता को उजागर किया। सुल्तान की ये अक्षमताएं दक्कन में बहमनी साम्राज्य तथा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के उदय का कारण बनी। 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा की शुरुआत करने का एक अन्य विचार किया। उसने चांदी के अभाव में उबरने के लिए पीतल व तांबे के सिक्के बनवाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के अनुरूप ही था। ये सिक्के कभी भी शाही खजाने से परिवर्तित किए जा सकते थे। हालांकि सिक्कों का स्वरूप बहुत सामान्य था, इसलिए स्थानीय कारीगर इन्हें आसानी से ढालने लगे। अब लोग करों का भुगतान इन नकली सिक्कों से करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप खजाना खाली हो गया। इसलिए इस विचार को भी वापस लेना पड़ा। जियाउद्दीन बरानी ने अपने वेदांत व तारीख व फिरोजशाही में लिखा है कि तुगलकाबाद के निकट लोगों द्वारा लुटाए गए सिक्कों की पहाड़ी बन गई थी। हालांकि यह उसके नए विचारों का अंत नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कांगड़ा, यानी वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश है, क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। उसने अपनी सेना को आगे की ओर तिब्बत भेजा, जहां पर तिरोधी पहाड़ियों के कारण बहुत से सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि मात्र 3 अधिकारी ही वहां से जीवित लौटे थे। देखिए, कितनी सेना का यहाँ पर उनका वो हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का विचार मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का था, इसलिए उसने सेना में एक बड़ी संख्या में सैनिक की भर्ती की तथा उन्हें शस्त्र भी उपलब्ध कराए। उसने सैनिकों के 1 वर्ष के वेतन का अग्रिम भुगतान भी कर दिया। बाद में उसे महसूस हुआ कि उसके लिए इतनी बड़ी सेना का रख रखाव संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने नई सेना को भंग कर दिया। देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके कितने जो विचार थे, जो उन्होंने अपने काल में विचार लिए, मतलब कि जो निर्णय लिए उनको उनके लिए वो गलत साबित हुए, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। ये सभी नए विचार व्यावहारिक प्रमाणित हुए और मोहम्मद बिन तुगलक लोकप्रिय हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर उसके दरबारियों को विश्वास नहीं रहा। बंगाल, गुजरात, वरंगल, विसिंध तथा अन्य स्थानों पर विद्रोह भी छिड़ गए। बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य क्रमशः दक्कन व दक्षिण भारत में विस्तृत हुए,
किसी अन्य दिल्ली सुल्तान ने इतने विद्रोह का सामना नहीं किया था जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसने मात्र विद्रोह को कुचलने के लिए अनेक युद्ध लड़े। 1331 ईस्वी में वह सिंध में एक विद्रोह दबाने जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें बताया गया है कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिजली व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य तुलना। अब ये दो राजा हैं जो उस समय के थे, उनके बीच में किस तरीके से तुलना की जा रही है, कौन इनमें बेस्ट था, किसका शासनकाल सबसे अधिक प्रभावित था, वो हम पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुए, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के सारी में एक दुर्ग बनवाया। दूसरी तरफ तुगलक शासन के प्रारंभिक समय में दिल्ली पर मंगोलों द्वारा आक्रमण किया जा रहे थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पश्चिम में दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरण के आदेश जारी किए। उसने दिल्ली वासियों को नगर खाली करने के लिए भी आदेश दिए, जिसका प्रयोग उस समय उसकी सेना दुर्ग के रूप में कर रही थी। ठीक है, नंबर 2 है हमारा, ये दोनों ही अपनी सेना के भरण पोषण के लिए दोआब क्षेत्र में कुल उत्पादन के आधे हिस्से के बराबर कर वसूलते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अतिरिक्त कर भी लगा दिया। दुर्भाग्यवश इसी समय उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया, जिस कारण लोगों में उसके विरुद्ध रोष व्याप्त हो गया। नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था और अपने उनसे बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित कर रखा था ताकि उसे सैनिकों को अधिक वेतन न देना पड़े। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन उसके अतिरिक्त उसने वर्तमान समय के कागज के रुपए जैसी सस्ती मुद्रा भी जारी की, किंतु यह आसानी से नकली कर ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप शाही खजाना खाली हो गया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन एक कुशल प्रशासक था और उसके उपायों के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के विचार बुरी तरह सफल हुए, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह को जन्म दिया। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि उनके जो विचार थे वो असफल रहे, तो यही थी कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत ही साबित हुआ। अब नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा। उसने अनुभव किया कि उसे उलेमा तथा शाही कर्मचारियों का विश्वास जीतना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। सल्तनत काल के दौरान सुल्तान शाही कर्मचारियों को कर प्राप्ति व सैनिकों के रख रखाव के लिए इक्ता यानी भूमि देते थे। यह इक्ता स्थानांतरीय तथा अर्थात सुल्तान उसे कभी भी वापस ले सकता था। इक्तदार की मृत्यु के पश्चात इक्ता वापस सुल्तान के पास चला जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को अनुवांशिक कर दिया, जो पिता थे उसके पुत्र परिणाम स्वरूप शाही मिल जाता था। उलेमा को प्रसन्न करने के लिए उसने कुरान के नियमों का लागू किया और उलेमाओं को अनुदान दिए गए। परिणाम स्वरूप शाही कर्मचा व उलेमा अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। हालांकि उसने इन फैसलों ने बिहार व बंगाल में विद्रोह को जन्म दिया। मेवाड़ व मरवाड़ में भी सल्तनत से संबंधित भाग कर लिए। फिरोज शाह तुगलक एक कल्याण उन्मुख शासक था। उसने बहुत सी नहरें, टैंक, कुएं, चिकित्सालय तथा विश्राम गृह बनवाए। उसने बहुत से नए नगरों जैसे हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद की स्थापना की। उसने कई संस्थानों का भी निर्माण कराया। उसने संस्कृत लेखों का अनुवाद पारसी तथा अरबी भाषा में करवाया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गए और बहुत से सामंतों ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत दिल्ली व उनके आसपास के क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गई। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलकों ने भारी कष्टों का सामना किया और तैमूर के लूटने के पश्चात तुगलक वंश का शासनकाल बहुत कुछ समय ही रहा, लेकिन 1414 ईस्वी में खिलजी खान, जो बाद में दिल्ली का सुल्तान बना, ने अंततः तुगलक वंश के अयोग्य उत्तराधिकारी को पराजित कर दिया और इस प्रकार सल्तनत सैयद वंश के हाथों में आ गई। अब है देखिए प्रकरण अध्ययन तुगलक प्रकरण अध्ययन तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे। सुल्तान दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वह अपनी शक्तियों को बंटवारा ओहदेदारों को भूमि अनुदान जैसे एकता कहते थे प्रदान करके करता था। एकता प्रदान करने का उद्देश्य
वह कर संग्रह व सेना का रखरखाव था। वह अन्य शक्तियाँ अपने हाथों में रखता था, फिर भी एक संघर्ष हमेशा बना रहता था क्योंकि ओहदेदार हमें सदैव अधिक से अधिक शक्ति अपने अधिकार में रखना चाहते थे। जब भी वे सुल्तान में किसी प्रकार की अयोग्यता का अनुभव करते थे तो विद्रोह कर देते थे। इसलिए तुगलक अपने संपूर्ण शासक काल में सदैव एक से के बाद एक विद्रोह का सामना करते रहे। सुल्तान के लिए दूसरा कष्टदायी उलेमा था, जो उस पर कुरान के नियमों के अनुसार शासन करने के लिए दबाव डालता था। एक शक्तिशाली सुल्तान उनके नियमों के पालन के लिए बाध्य नहीं होता था, किंतु एक कमजोर सुल्तान के पास उन नियमों को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। अब है हमारा दरबार। तुगलकों का दरबार अत्यधिक शिष्टाचार युक्त था। सभी ओहदेदार सुल्तान के सामने सिजदा करते थे। सुल्तान एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, जबकि ओहदेदार के खड़े होने या बैठने का स्थान निर्धारित था। चौकीदार व अनुचर दरबार के सभी कार्यों को करते थे। लिपि दरबार के सभी आदेशों व कार्यवाही को लिखता था। अब यह प्रशासन। तुगलकों के शासन समय प्रशासन 4 भागों में बटा था: दीवाने तिजारत, वित्त, दीवान व रियासत, धार्मिक मामले, दीवाने अर्ज, सैन्य मामले तथा दीवाने अंश, दरबार पत्राचार। सुल्तान विभिन्न विभागों के लिए विभिन्न मुख्य ओहदेदारों को नियुक्त करता था। वजीर सल्तनत के राजस्व के समान मुद्दों संबंधी कार्यों को देखता था। विभिन्न भागों के विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करता था। काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, जो अपराध तथा धार्मिक मुद्दों पर निर्णय देता था। सुल्तान ने प्रार्थनाएं अपील की जा सकती थी, बख्शी देने के वेतन प्रदान करता था। अर्जे मुमालिक सेना का मुख्य सेनाधिपति होता था, जो सेना की भर्ती करता था, उसे प्रशिक्षण देता था, शस्त्र उपलब्ध कराता था। यद्यपि सेना का सर्वोच्च समादेश सुल्तान के हाथ में था। अब देखिए सर सैयद वंश। सभी सैयद सुल्तान अयोग्य थे तथा वो सही प्रकार से शासन नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, उसके समाधान में वे असमर्थ रहे। इस वंश का शासनकाल 27 वर्षों तक रहा और 1451 ईस्वी में जब लोधी वंश ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ली, तब सैयद वंश का अंत हो गया। सैयद वंश के सुल्तान खिज्र खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद तथा अलाउद्दीन अहमद शाह सैयद थे। देखिए इसमें हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा, सैयद वंश के जो प्रमुख सुल्तान थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए लोधी वंश। क्या है लोधी वंश? पूर्व 4 राजवंशी तुर्की थे, जबकि लोधी अफगानी थे। उसमें सबसे पहले हम आते हैं हमारे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के साथ ही लोधी वंश सत्ता में आए। उसने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उसने अपना प्रभाव पंजाब क्षेत्र से बिहार तक विस्तृत किया। उसके तुर्क ओहदेदारों को निष्कासित करके उसके स्थान पर अफगानी वफादार ओहदेदार को रखा। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर लोधी। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा। वह एक महान लोधी वंश सिद्ध हुआ। उसने जौनपुर, बिहार तथा गंगा घाटी पर विजय। देखिए सिकंदर लोधी का नाम हम सबने सुन रखा है और इसमें भी बताया गया है कि वो एक महान लोधी शासक सिद्ध हुआ। प्राप्त करके अपना क्षेत्र विस्तार किया। उसने बंगाल के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। उसने लोक कल्याण के कार्य भी किए। उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के प्रयास किए। उसने सिंचाई के लिए कुएं व नहरें खुदवाई। उसने आगरा नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी को वहां स्थानांतरित किया। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी उसका उत्तराधिकारी बना। अब हम पढ़ते हैं इब्राहिम लोधी। देखिए ये लास्ट है हमारा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शक्तिशाली शासक नहीं था। अफगानी ओहदेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन उसने उन्हें पराजित कर दिया। भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए उसने वरिष्ठ ओहदेदारों को हटा दिया और उसके स्थान पर नवयुवकों की स्थापना की। उसने ओहदेदारों में रोष उत्पन्न हो गया। उसका दौलत खान लोधी नामक ओहदेदार ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था।
1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके साथ ही भारत में सल्तनत काल का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राजवंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। देखिए यहाँ पर हमारा जो लोदी वंश था, अब तक जो हम वंश पढ़े थे, गुलाम वंश, लोदी वंश, ऐसी ही जो लास्ट वंश था हमारा जो मुगलों की स्थापना से पहले, वो लोदी वंश था। जब इब्राहिम लोदी भारत के सुल्तान थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो बाबर थे, उन्होंने आक्रमण किया था और भारत पर अपनी विजय स्थापित की थी। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के नोट्स हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे देंगे। थैंक यू।